नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज रूस के लड़ाकू विमानों को नेटो के रफाल फाइटर जेट ने खदेड़ दिया। पाकिस्तान के एक मौलाना ने शहबाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी को परमाणु बम बता दिया। अयोध्या में राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश किसने रची? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने किसे कौरव बता दिया? बाल्टिक सागर में भी नेटो और रूस की सेनाओं के बीच जंग के हालात बन गए। फ्रांस के रफाल फाइटर जेट का दस्ता रूस के विमानों को खदेड़ने में लग गया। पहले ही कहा जा रहा था कि बाल्टिक देश रूस का अगला टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अब खबर है कि पिछले एक महीने में 7 बार रूस ने बाल्टिक देशों की हवाई सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। ज्यादा सतर्क हो गई। खबर है कि एक महीने से रूस की वायुसेना का मुकाबला करने के लिए नेटो देशों की फौजें अलर्ट पर हैं। खासतौर पर पोलैंड की सीमा पर रफाल फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। बाल्टिक में घुसपैठ से निपटने का काम फ्रांस और पोलैंड की वायुसेनाओं को ही सौंपा गया था। खबर है कि रूस की फौज कलिनिनग्राद की जमीन का इस्तेमाल बेहद चतुराई से कर रही है। अब तक कई बार रूस के फाइटर जेट कलिनिनग्राद से उड़ान भरते हुए बाल्टिक देशों की सीमा में पहुंचे। हालांकि वक्त रहते नेटो के रफाल उन्हें खदेड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन दावा यह है कि रूस की फौज की शरारतें रुकने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए नेटो और रूस की सेनाओं के टकराने की अटकलें तेज होने लगी। सबसे हैरानी की बात यह कि रूस की फौज की तरफ से उसके खतरनाक फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर को मोर्चे पर भेजे जाने की खबर आई, जिससे आशंका जताई जाने लगी कि रूस कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। खबर है कि रूस की तरफ से सुखोई फाइटर जेट के कई दस्तों के अलावा कुछ खोजी विमान और कुछ अटैक हेलीकॉप्टर भी बाल्टिक देशों की तरफ भेजे जा चुके हैं। इसीलिए बाल्टिक सागर में रूस के साथ नेटो के टकराने की आशंका भी बढ़ गई। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया नेटो के सदस्य हैं। इसीलिए इनकी सुरक्षा में नेटो ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इन पर अगर खतरा आया तो संघर्ष बाल्टिक देशों के साथ नहीं होगा, बल्कि सीधा विश्व युद्ध होगा। नेटो पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उसके किसी भी सदस्य की सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ तो नेटो की तरफ से जवाब दिया जाएगा। उधर अपने पड़ोसी अजरबैजान को आंखें दिखाने वाले ईरान ने धमकी के बाद अब दोस्ती का कार्ड खेला है। अजरबैजान में ईरान के राजदूत ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान ने दोस्त होने के नाते अजरबैजान को इजराइल के खिलाफ आगाह किया है। मतलब अजरबैजान से भिड़ने की बात करने वाले, उसे धमकाने वाले ईरान ने एकदम यू टर्न ही ले लिया। ईरान और अजरबैजान पड़ोसी हैं और ईरान के दुश्मन इजराइल से अजरबैजान के अच्छे रिश्ते हैं। इतने अच्छे कि इजराइल अजरबैजान के बड़े हथियार सप्लायरों में एक है। वहीं इजराइल में ज्यादातर तेल अजरबैजान से आता है। ईरान तो ये आरोप तक लगाता है कि अजरबैजान में इजराइल की सेना भी तैनात है। इसी वजह से ईरान के राजदूत ने कहा कि अगर अजरबैजान के इजराइल के साथ आर्थिक रिश्ते जारी रहे और अजरबैजान पर इजराइल का प्रभाव बना रहा तो उसे बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया के इस इलाके में ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन तो हैं ही, वो बहुत बड़ी ताकतें भी हैं। और इजराइल की ताकत का दम तो पूरी दुनिया भरती है। उसके पास कई जंग जीतने का तजुर्बा भी है और आयरन डोम से लेकर हाईटेक ड्रोन और लेजर जैसे नए जमाने के हथियारों का जखीरा भी है। इजराइल परमाणु हथियारों का भी मालिक है। यही वजह है कि इजराइल ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अगर वो ईरान के पड़ोस में पैर पसारेगा तो ईरान को परेशानी होगी ही। इसलिए ईरान ने इजराइल को भी धमकी दी कि अगर वो ईरान के पड़ोस में धमकेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। ईरान ने अजरबैजान से भी यही कहा कि जिस यहूदी देश ने फिलिस्तीन में मुसलमानों का हक मारा हो वो कभी भी मुस्लिम देशों का दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये बात कहते हुए ईरान ये भूल गया कि धर्म के लिहाज से तो उसे अजरबैजान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान की तरह अजरबैजान भी शिया मुस्लिम देश है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया से दोस्ती है, जबकि आर्मेनिया एक ईसाई देश है। मगर फिर भी नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा है और अजरबैजान को धमकाता रहता है। लेकिन जब धमकियों से बात नहीं बनी तो अब ईरान अजरबैजान को अपना दोस्त बता रहा है। इधर बेंगलुरु से दिल्ली जा रही गो एयर की एक फ्लाइट 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर उड़ गई। ये यात्रा रनवे पर एक बस में ही बैठी रह गई। यात्री बस में बैठे रह गए और फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ गई। हालांकि बाद में सभी यात्रियों को गो एयर की दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। सिविल एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने इस मामले में गो एयर की गलती मानी और नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि कीव पर बड़े हमले की तैयारी के लिए रूस के लड़ाकू विमान बेलारूस पहुंचने शुरू हो गए। हालांकि बेलारूस का कहना है कि रूस के ये फाइटर जेट उसके यहां 16 जनवरी से होने वाली एक मिलिट्री ड्रिल के लिए पहुंचे हैं।
लेकिन बेलारूस की इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से पहले भी रूस और बेलारूस सैन्य अभ्यास की ही बात करते थे। लेकिन उसी मिलिट्री ड्रिल की आड़ में रूस ने बेलारूस की जमीन पर अपने सैकड़ों सैनिक और हथियार जमा कर लिए थे। और अब एक बार फिर से रूस के लड़ाकू विमान बेलारूस पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया इस बात की आशंका जता रहा है कि रूस कीव पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जो ज़ेलेंस्की के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि यूक्रेन की ज्यादातर सेना इस वक्त दूसरे इलाकों में उलझी हुई है। और ऐसे में अगर रूस ने कीव पर धावा बोला तो उससे निपटने में ज़ेलेंस्की के पसीने छूट जाएंगे। उधर 5 देशों की यात्रा पर निकले जापान के प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंच गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन की बढ़ती चालबाजियों का मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि जापान के पीएम की ये यात्रा चीन से निपटने की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन ने जापान की नाक में दम कर दिया, जिसमें उत्तर कोरिया ने भी चीन का खूब साथ दिया और यही बात जापान के सिर का दर्द बन गई। जापान ने चीन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा की 5 देशों की यात्रा को इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। फ्रांस पहुंचे फुमियो किशिदा ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से इस बारे में बात भी की, जिसके बाद जापान और फ्रांस ने चीन को सबक सिखाने के लिए साझा युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया, जिसके लिए दोनों देशों की सेनाएं प्रशांत महासागर में उतरेंगी और चीन को अपनी ताकत दिखाएंगी। मैक्रोन और फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई, क्योंकि 2022 में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट की, जिसने जापान की चिंता बढ़ा दी और उसने चीन और उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव किया। माना जा रहा है कि अमेरिका पहुंचने पर जापान के पीएम बाइडेन से भी इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है। ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं और इसीलिए वहां सेना तैनात करने से पहले जापान अमेरिका से बात करना चाहता है। यानी जापान परेशान है, उसे मालूम है कि चीन उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ कर सकता है और इसीलिए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जापान के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने इसके बारे में खुलकर बात भी की थी और इशारों में कहा था कि जापान की मिसाइलों का मुंह चीन की ओर मुड़ने वाला है, जिसके बाद तो ये साफ हो गया कि जापान अब चुप नहीं रहेगा और अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। क्योंकि जिस इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने जापान की सुरक्षा नीति पर बात की, उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि 2026 में जापान की सीमा पर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती शुरू हो जाएगी, जिनकी रेंज में चीन के कई इलाके आएंगे। क्योंकि अब तक जापान केवल बातचीत करके चीन को चुप करवाना चाहता था, लेकिन चीन ने इस रणनीति को जापान की कमजोरी समझ लिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जापान ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी और फुमियो किशिदा फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े। ये देश उन 7 देशों में हैं जिनके साथ जापान ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाया है। सबसे जरूरी बात यह कि ये सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना चाहते हैं और इसी वजह से वो जापान की हर मुमकिन मदद करेंगे। इस बीच ब्राजील के संसद भवन में घुसकर हंगामा करने वाले 1,500 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि ये प्रदर्शनकारी चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की हार के बाद सड़कों पर उतरे थे, जिन्होंने एक दिन पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करते हुए वहां की कई सरकारी इमारतों में जबरदस्त तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि उन्हें उकसाने का काम ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने किया था। इधर न्यूज 18 की टीम जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में उस जगह पहुंची जहां सुरक्षा बल के जवान गांव के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में आतंकियों ने जिले के डांगरी गांव पर हमला बोला था, जिसके बाद अब सीआरपीएफ के जवान राजौरी जिले में मौजूद कई गांव के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने में जुट गए, ताकि वक्त आने पर आतंकियों को जवाब दिया जा सके। इस बीच न्यूज 18 की टीम उस जगह पहुंची जहां गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने वालों में डांगरी गांव के लोग भी मौजूद रहे, जहां 1 और 2 जनवरी को आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों को ट्रेनिंग देने के साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन भी हर गांव में जारी है लगातार। राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले के बाद गांवों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 20 कंपनियां राजौरी और पुंछ जिले में तैनात हैं। उधर श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक जड़कर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि सचिन ने श्रीलंका के खिलाफ 8 शतक जड़े थे, जो किसी भारतीय बल्लेबाज के श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक थे। हालांकि कोहली ने उनका यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9वां शतक बना लिया। इस मैच में विराट कोहली ने 113 रन बनाए। ये कोहली के वनडे करियर का 73वां शतक था। इस बीच पाकिस्तान की जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तिकड़ी को एटम बम से ज्यादा खतरनाक बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों ने एक-एक कर पाकिस्तान को बेच दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत भिखारी जैसी हो गई। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जमाते इस्लामी पार्टी के प्रमुख सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी की तिकड़ी को जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी ज्यादा घातक बताया। ये 3 आदमी
ये ट्राई का पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। यही नहीं, उन्होंने तीनों पर सरकारी खजाने को लूटने और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का भी आरोप लगाया। अपने भाषण में सिराजुल हक ने भारत के पायलट अभिनंदन को छोड़े जाने का जिक्र करते हुए उस वक्त की इमरान खान की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उधर सऊदी अरब ने हज यात्रियों की संख्या और उम्र सीमा पर लगी रोक हटा दी। 2020 में कोरोना की वजह से कई पाबंदियां लगाई गई थी, जो इस साल हटा ली गई। यानी अब हज यात्रा में ना उम्र की पाबंदी होगी, न ही यात्रियों की संख्या की। मतलब लोग पहले की तरह हज यात्रा कर सकेंगे। कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के बाद हज के लिए जाने वालों की संख्या पिछले 3 साल में काफी कम हो गई थी। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद के वसुंधरा में एक ऑडी कार ने एक हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड को बुरी तरह कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक जो आदमी कार चला रहा था वो अपनी बहन को उसके ससुराल ले जाने लेने आया था, लेकिन वहां झगड़ा होने के बाद वो तेजी से कार लेकर भागा, जिसकी चपेट में वहां खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गार्ड हैं वो पीछे और आगे दोनों तरफ से उनके टायर चढ़े और पूरी तरह से वो गाड़ी के नीचे आए। इससे कुछ ही देर पहले का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसे कार में बैठे आदमी ने मोबाइल फोन से बनाया था। उस वीडियो में कुछ लोग कार के शीशे को तोड़ते दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक महिला के भाई ने उसके ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। झगड़ा इन लोगों के बीच में दहेज प्रताड़ना को लेकर रहा है। और हालांकि महिला के पति ने भी उसके भाई पर अपने घर वालों से बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया। इसके साथ ही हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड की तरफ से भी महिला के भाई के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क के 2 सबसे बड़े अस्पतालों की करीब 7,000 नर्सें हड़ताल पर चली गई। वो कई दिनों से अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और फिर करीब 7,000 नर्सों ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि इन अस्पतालों ने कोरोना संकट के दौरान उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी और अब उन्हें वेतन देने से पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि न्यूयॉर्क की मेयर ने अस्पताल प्रबंधन से जल्द इस मामले को सुलझाने की अपील की। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया की खबरों के मुताबिक रूस का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव जर्जर हालत में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की हालत इतनी खराब है कि उसे रस्सियों से खींचने की नौबत पड़ गई। ब्रिटेन के मीडिया ने यह दावा यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के आधार पर किया, जिसमें दावा किया गया है कि रूस का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव दम तोड़ने वाला है। रूस के पास हेलीकॉप्टर कैरियर और एयरक्राफ्ट क्रूजर तो कई हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर केवल एक, उसका नाम है एडमिरल कुज्नेत्सोव। लेकिन दावा यह है कि उसकी हालत इस वक्त बेहद जर्जर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगा लोहा जंग खा चुका है, उसके ज्यादातर पुर्जे गल चुके हैं। हालत तो यह है कि मरम्मत के लिए उसे रस्सियों से खींचकर ले जाने की जरूरत पड़ी। अगर यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट को सही माने तो रस्सी से खींचने के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर के कुछ और पुर्जे टूट गए। रूस की वायुसेना के लिए ये एक बड़ा झटका है, वो भी तब जब रूस की फौज एक जंग लड़ रही है, वो भी ऐसी जंग जिसमें उसकी नौसेना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। दावा यह है कि काला सागर और बाल्टिक सागर में रूस की नौसेना को इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत है, लेकिन उसके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। रूस की एजेंसियां एक सुपर कैरियर बनाने की कोशिश में दशकों से लगी हैं, लेकिन अब तक उन्हें इस काम में कामयाबी नहीं मिली। दूसरी तरफ अगर कुज्नेत्सोव पर यूक्रेन का दावा सही है तो रूस की परेशानी कहीं ज्यादा बड़ी है। खबर है कि पिछले 5 साल से कुज्नेत्सोव की तैनाती किसी बड़े मोर्चे पर नहीं हुई। या यूं भी कहा जा सकता है कि रूस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया से छिपाने की कोशिश में लगा है। कई बार इसमें मरम्मत से जुड़ी कुछ खबरें भी आईं, लेकिन इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है ये कभी साफ नहीं हुआ था। ब्रिटेन के मीडिया का दावा तो यह है कि रूस के कुज्नेत्सोव का दोबारा समुद्र में उतरना लगभग नामुमकिन है। इधर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेट्रो का एक पिलर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जो पिलर गिरा उसे बनाने का काम जारी था, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह बनकर तैयार होता वो अचानक गिर गया। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें दिखा कि जब मेट्रो का ये पिलर गिरा तब सड़क से ट्रैफिक गुजर रहा था। अचानक इस पिलर के गिरने से एक मोटरसाइकिल से गुजर रहे 3 लोग उसके नीचे दब गए। इस हादसे में उस मोटरसाइकिल पर सवार एक बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई और मोटरसाइकिल चला रहे शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। एक्सपर्ट्स को इधर बुला रहे हैं ताकि ये जो कोलैप्स हो मेट्रो पिलर उसका कारण जानने के लिए। मेट्रो पिलर के गिरते ही गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और लोग पिलर के नीचे दबे लोगों की जान बचाने के लिए भागे। बाद में पुलिस की टीम भी वहां पहुंची और इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। उधर नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया। उन्होंने केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर नेपाल में सरकार बनाई है, लेकिन विश्वास मत के लिए मतदान होने से एक रोज पहले ही उन्होंने विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस से भी समर्थन की मांग की। इसके लिए वो खुद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मिले, जिनके समर्थन के बाद उन्हें प्रचंड बहुमत मिला। पुष्पकमल दाहाल के समर्थन में 275 में 272 सांसदों ने वोट किया। इस बीच अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने के फैसले पर कनाडा में हंगामा शुरू हो गया। वहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि F-35 लड़ाकू विमान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, ऊपर से वो महंगा भी है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है।
लेकिन कनाडा अपनी वायुसेना के CF-18 जेट के पुराने होते बेड़े को F-35 जेट से बदलना चाहता है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से कनाडा को इसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है, लेकिन कनाडा में ही लोगों का एक धड़ा सरकार के आगे खड़ा हो गया है। उसका दावा है कि F-35 पर्यावरण के लिए ठीक नहीं, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है। फिर प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों ने F-35 के लिए कम पैसों में डील की, लेकिन कनाडा ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। इधर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने 4200 करोड़ से ज्यादा के हथियार और उपकरण खरीदने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके तहत सेना के लिए 4276 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और उससे जुड़े उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। इसके अलावा नेवी के लिए मिसाइल लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की भी खरीद की जाएगी। उधर ईरान के जो आत्मघाती शाहिद ड्रोन रूस की ताकत बने हुए हैं, ब्रिटेन ने उसे ईरान की आत्मघाती गलती बता दिया। ब्रिटेन ने कहा कि ईरान ने रूस को अपने ड्रोन देकर बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। जबकि शाहिद ड्रोन वो ड्रोन है जिसने यूक्रेन को परेशान किया हुआ है। ईरान के शाहिद ड्रोन ने जंग में उस वक्त एंट्री मारी थी जब रूस कमजोर पड़ता दिख रहा था, लेकिन शाहिद ड्रोन का साथ मिलते ही रूस के एक्शन में जैसे बिजली दौड़ गई। मगर ब्रिटेन का कहना है कि भले ही शाहिद ड्रोन रूस की ताकत बनकर उभरे हों, उन्होंने ईरान की कमजोरी की पोल खोलकर रख दी है। कहा गया कि रूस ने इतने धड़ल्ले से यूक्रेन पर शाहिद ड्रोन गिराए कि यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ईरान की तकनीक की कमियों को जानने और उससे निपटने के तरीके निकालने का मौका मिल गया। इससे ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। इधर बिहार के छपरा में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ गया। वहां एक आदमी ने उन्हें काला झंडा दिखाया और उनकी गाड़ी के सामने आकर जमकर नारेबाजी की। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला उस आदमी के पास से गुजरा, वो उसके पीछे दौड़ने लगा। इस दौरान वहां तैनात सुरक्षा कर्मी उस तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन तब तक वो उनकी गाड़ी के सामने पहुंच गया, जिसके बाद उसने नारेबाजी करते हुए उन्हें काला झंडा दिखाया। हालांकि तुरंत पुलिस के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। नीतीश को काला झंडा दिखाने वाले आदमी ने आरोप लगाया कि जहाँ शराब पीने से लोगों की मौत हुई, मुख्यमंत्री वहाँ नहीं गए। नीतीश कुमार छपरा में समाधान यात्रा में गए हुए थे, जहां से वो पटना लौट रहे थे, लेकिन तभी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया अब अपने देश में ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए इजरायल की मदद लेने वाला है। कुछ दिन पहले उसके इलाके में उत्तर कोरिया के ड्रोन देखे गए थे, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया इजरायल से स्काई स्पॉटर अर्ली वार्निंग सिस्टम खरीदेगा। इजरायल का यह सिस्टम किसी भी तरह की हवाई घुसपैठ से पहले ही खतरे का इशारा कर देता है। यानी अगली बार उत्तर कोरिया की तरफ से कोई ड्रोन या फिर छोटा विमान दक्षिण कोरिया की तरफ आता है तो पहले से ही पता चल जाएगा। दावा तो यह भी है कि दक्षिण कोरिया एक ड्रोन कमांड बनाने की तैयारी में भी है, ताकि दुश्मन के ड्रोन को अपनी सीमा में घुसते ही ढेर किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि उत्तर कोरिया ने कुछ दिन पहले 5 ड्रोन भेजकर दक्षिण कोरिया में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनमें एक ड्रोन तो राजधानी सोल तक पहुंच गया था। इसी के बाद दक्षिण कोरिया ड्रोन हमलों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया। इधर सेना के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट मामले में जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला रशीद के खिलाफ केस चलाया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी मंजूरी दे दी, जिसकी इजाजत दिल्ली पुलिस ने मांगी थी। शैला रशीद ने 2019 में ट्वीट कर सेना पर कश्मीर के लोगों को यातनाएं देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज किया था। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर महंगाई पर प्रदर्शन शुरू हो गया। वहां गिलगिट बाल्टिस्तान में सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई के साथ ही उन पर लादे गए टैक्स के बोझ के लिए पाकिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। हमारे हुकूक हम मांग के नहीं रहेंगे, हम छीन के लेंगे। इस दौरान वहां सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जिन्होंने पाकिस्तान की सरकार से देश में बढ़ती महंगाई पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की अपील की। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब में दाखिल होने के बाद राहुल गांधी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेका। इस दौरान वो केसरिया रंग की पगड़ी पहने नजर आए और जब वो स्वर्ण मंदिर पहुंचे तो उनके साथ लोगों की भारी भीड़ भी थी। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी ने प्रसाद लिया और गुरबाणी भी सुनी। इस दौरान राहुल के साथ पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में कई इलाकों के तूफान और बाढ़ की चपेट में आने से वहां रहने वाले लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कैलिफोर्निया पर मौसम की ऐसी मार पड़ी कि 60,000 से ज्यादा लोगों के घरों की बिजली गायब हो गई।
और सड़कों पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं दिखे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पहाड़ों से मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिरते नजर आए, जिसके बाद उस रास्ते को बंद करना पड़ा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें कैलिफोर्निया के एक दूसरे इलाके से भी सामने आई, जहां एक काफी बड़ा और लंबा पेड़ ऐसे नीचे गिरता दिखा जैसे कोई खिलौना हो। वहां सड़कें भी सैलाब में तब्दील दिखी। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चलती थीं, वहां पानी का कब्जा दिखा। ऐसे में कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं और उनकी जगह लोग वहां नावों को चलाते नजर आए। ये हालात किसी एक जगह पर नहीं बने, बल्कि कैलिफोर्निया के ज्यादातर इलाकों का यही हाल हो गया, जिस वजह से जो जहां था वहीं फंस गया। सेंटा क्लॉरिडा शहर में भी जबरदस्त पानी बरसने के बाद बाढ़ आ गई, जिस वजह से कई लोग रास्ते में फंस गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा एक कार में फंसे 2 लोगों को राहत बचाव की टीम ने बहुत मुश्किल से बचाया। वहां से एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें दिखा कि एक मकान और कार के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे उस मकान में रहने वाले लोगों की जान पर बनाई। ऐसे में फौरन राहत बचाव का काम शुरू किया गया, जिस वजह से उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ इसी तरह के हालात कैलिफोर्निया राज्य की राजधानी सैक्रामेंटो में भी बन गए, जहां एक या दो नहीं बल्कि कई इमारतों को तूफान और बारिश की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा। वहां बवंडर की तरह चली हवाओं की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारी भरकम पेड़ भी बच्चों के खिलौनों की तरह गिरे मिले। मौसम की मार से कैलिफोर्निया का गिलरॉय शहर भी नहीं बच पाया। आसमान से ली गई तस्वीरों में पूरा शहर पानी में डूबा नजर आया। इसी तरह सेंटा क्रूज शहर में भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लेकिन परेशानी की बात यह है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि वहां के मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते में फिर 8 से 12 इंच तक बारिश हो सकती है। इधर लोन फ्रॉड केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर जेल से बाहर आ गए, जिनको एक दिन पहले अदालत से जमानत मिली थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ्तारी को नियमों के खिलाफ बताते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। दिसंबर में सीबीआई ने वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 17 लोगों की मौत हो गई। वहां अलग अलग शहरों में सैकड़ों लोग दोबारा चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे जोरदार प्रदर्शन हुलियाका शहर में देखने को मिला, जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन वो फिर भी नहीं माने और सुरक्षा बल पर हमला करते रहे। सड़क पर उतरे पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हो गई, जिसकी वजह से 17 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल भी हो गए। असल में पेड्रो कास्टिलो को पिछले महीने 7 दिसंबर को पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वहां नई सरकार बनी। लेकिन अब पेड्रो के समर्थक दोबारा चुनाव करवाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 6 साल के एक बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद हड़कंप मच गया। बताया गया कि नगर पालिका के इस बोरवेल का इस्तेमाल 10 साल से बंद था, लेकिन उसका ढक्कन खुला होने की वजह से बच्चा उसमें गिर गया। और जैसे ही बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर फैली, लोग तेजी से वहां पहुंच गए। वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को भी सूचना दी गई। वहां पहुंची पुलिस ने आसपास के इलाके की घेरेबंदी कर दी और फिर एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने वहां कैमरे की मदद से पहले यह पता लगाया कि बोरवेल में गिरे बच्चे की हालत कैसी है। इसके बाद उस तक दूध पहुंचाया गया और फिर संकरे बोरवेल में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया। फिर एनडीआरएफ की टीम बच्चे को वहां से निकालने में जुट गई और कई घंटों की मेहनत के बाद उसे सुरक्षित बोरवेल से निकाल लिया गया। इस बीच तुर्की के एक फैसले ने अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। तुर्की अजरबैजान का दोस्त है, लेकिन अब वो अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया से नजदीकी बढ़ाने में लगा है। इस बात ने अजरबैजान को बुखार चढ़ा दिया, क्योंकि तुर्की की मदद से ही अजरबैजान 2020 में हुई नागोर्नो कराबाख की जंग में आर्मेनिया को धूल चटा पाया था। लेकिन अब तुर्की अपने साथी अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने में लगा है। उसने अपने मालवाहक विमानों की आर्मेनिया तक सीधी उड़ान पर लगाया बैन हटा दिया है। आने वाले वक्त में तुर्की आर्मेनिया से लगने वाला अपना वो बॉर्डर भी खोल सकता है जो कि उसने अजरबैजान से अपनी दोस्ती निभाने के लिए 1993 से बंद किया हुआ है। मगर आर्मेनिया की जनता ही तुर्की की बदली चाल से हैरत में है। उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी है, क्योंकि कोई ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुर्की के दिमाग में चल क्या रहा है। इधर जयपुर के एक कारोबारी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा पर 1 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप लगाया। कारोबारी ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई।
और खुद को लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा रोहित गोदारा बताने वाले आदमी ने उससे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि फिरौती न देने पर अपहरण की धमकी दी गई है। राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ही ली थी। उधर रूस की राजधानी मॉस्को से गोवा आने वाली फ्लाइट में बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। जिस विमान में बम होने की सूचना मिली उसमें 244 लोग सवार थे और उसे रात करीब 11 बजे गोवा पहुंचना था। लेकिन करीब 1.5 घंटे पहले यानी रात 9:30 बजे फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। उस वक्त विमान भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था। विमान में बम होने की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। इसके बाद फ्लाइट को गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला लिया गया। करीब 20 मिनट बाद यानी रात 9:50 पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और फिर विमान में सवार सभी यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतार लिया गया। टोटल 236 यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे। सबको नीचे उतार के उनके अच्छे से चेकिंग और फिस्किंग की। इस दौरान जामनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा सख्त कर दी गई। थोड़ी देर में वहां एनएसजी की टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद विमान की तलाशी लेने के साथ यात्रियों के एक सामान को चेक किया गया। जानकारी के मुताबिक 9 जनवरी को यह विमान दोपहर करीब 12:30 बजे मॉस्को से गोवा के लिए उड़ा था। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से कुछ घंटे पहले एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेल से रूसी एयरलाइन आजूर एयर की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद जामनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां बॉम्ब स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। देर रात पहुंची एनएसजी की टीम ने 10 घंटे तक फ्लाइट और यात्रियों के सामान की तलाशी ली, लेकिन जांच में न तो बम मिला और न ही कोई संदिग्ध चीज। अभी तो ये फ्लाइट एंड सभी जो चेक करने के बाद यही है कि ये हॉक्स मेली था। बताया गया कि मॉस्को से आने वाली इस फ्लाइट में सवार सभी लोग रूसी नागरिक थे। बाद में सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को गोवा के लिए रवाना कर दिया गया। उधर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। उन पर अगस्त 2022 में इस्लामाबाद की रैली के दौरान एक महिला जज पर विवादास्पद टिप्पणी का आरोप है और इसी मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। महिला जज पर विवादास्पद टिप्पणी मामले में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 2 और नेताओं के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया। इमरान खान पर रैली के दौरान महिला जज को धमकी देने का आरोप है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि रूस ने जंग में Su-57 फाइटर जेट को उतारकर खलबली मचा दी। ये रूस के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में एक माना जाता है, जिसकी खूबी दुश्मन के इलाकों पर कहर बरपाना है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस 5वीं पीढ़ी के सुखोई विमान से यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रहा है। हालांकि दावा है कि रूस ने इस जंग में पहली बार सुखोई 57 की मदद नहीं ली, बल्कि आरोप है कि वो पिछले साल जून के महीने से लगातार यूक्रेन पर Su-57 से मिसाइलें बरसा रहा था। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने अपने अलग अलग एयरबेस पर कई सुखोई 57 विमान तैनात कर रखे हैं, जो इशारा मिलते ही यूक्रेन को बर्बाद करने के इरादे से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इधर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी, यानी उसे अभी जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को आफ्ताब के लिए गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश भी दिया। श्रद्धा हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद से आफ्ताब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उधर ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने इराक के कस्र बंदरगाह पर तेजी से चल रहे निर्माण कार्य पर चिंता जताई और बयान दिया कि यह बंदरगाह ईरान के लिए खतरा है। ईरान और इराक के बीच सालों से सीमा विवाद की आग जल रही है, जिसे ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने और भड़का दिया, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि इराक का कस्र बंदरगाह ईरान के लिए खतरा और चेतावनी है, क्योंकि इराक ने वहां निर्माण कार्य तेज कर दिया है। जिस अधिकारी ने यह बयान दिया वो ईरान में सड़क निर्माण और ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम देखने वाली संस्था से जुड़ा है, जिसने ईरान को चेतावनी दी और इराक के बसरा शहर के नजदीक बन रहे इस बंदरगाह को ईरान के लिए खतरा बता दिया, क्योंकि कस्र बंदरगाह के विकसित होने के बाद इराक की सीरिया और तुर्की से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो ईरान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बंदरगाह के विकास से ईरान पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। इराक ने ऐलान किया है कि इस बंदरगाह का काम 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इराक के जहाजों का तुर्की, सीरिया और भूमध्य सागर के किनारे बसे देशों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। रही बात इराक की आर्थिक राजधानी बसरा की, तो वो भी कस्र बंदरगाह से केवल 70 किलोमीटर दूर है और इसी बात ने ईरान की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि इराक के 2 बड़े बंदरगाह उसके जहाजों को ईरान में घुसने का रास्ता देते हैं। पहला तो बसरा में ही है और दूसरा उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तट ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाते हैं और इराक का बसरा शहर फारस की खाड़ी के बहुत करीब है और यही बात ईरान को परेशान कर रही है। इधर हरियाणा सरकार ने IAS अधिकारी अशोक खेमका का 56वीं बार तबादला कर दिया। अशोक खेमका के 30 साल के करियर में ये 56वां तबादला है और इस बार उन्हें राज्य के आर्काइव्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
हालांकि उनके तबादले के पीछे की वजह नहीं बताई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि आईएएस अफसर अशोक खेमका का ट्रांसफर हरियाणा के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल को चिट्ठी लिखने के कुछ दिन बाद किया गया, जिसमें उन्होंने संकेत दिए थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में उनके पास खास काम नहीं रहता है। उधर जर्मनी के सांसदों के ताइवान दौरे पर चीन फिर भड़क गया। एक दिन पहले जर्मनी के कुछ सांसद ताइवान पहुंचे थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चीन को यह बात पसंद नहीं आई और उसने ताइवान स्टेट के पास अपनी सैन्य ताकत दिखाई। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जर्मनी के सांसदों की ताइवान यात्रा से ठीक एक दिन पहले चीन ने फिर वही चाल चली जो पिछले साल अगस्त में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर चली थी। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन ने समंदर में अपनी ताकत दिखाकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की और उसे ये चेतावनी दी कि अगर इसी तरह वो दूसरे देशों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ रणनीति तैयार करेगा तो वो दिन दूर नहीं जब चीन उस पर हमला कर देगा। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की मिलिट्री ड्रिल के जरिए ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की हो। वैसे तो ताइवान चीन से 1949 में अलग हो गया था, लेकिन चीन अब भी उसे अपना हिस्सा बताता है और ताइवान इस बात को मानने को तैयार नहीं। ताइवान का दावा है कि जर्मनी के सांसदों के दौरे से तिलमिलाए चीन ने 24 घंटे के अंदर अपने 57 लड़ाकू विमान और 4 जंगी जहाज ताइवान की तरफ भेजे। आरोप है कि इनमें 28 चीनी फाइटर जेट ने ताइवान को डराने के लिए ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को पार किया। मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। बाद में चीन ने भी ये माना कि उसके कुछ लड़ाकू विमान और जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट की तरफ गए थे, जिसके बाद ताइवान ने भी साफ कर दिया कि चीन चाहे जितनी कोशिश कर ले वो उससे डरने वाला नहीं है। इस बीच जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रशासन ने आरोपियों के बजाय किसी दूसरे की इमारत पर ही बुलडोजर चला दिया, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई को सही बताया। एक दिन पहले ही टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोपियों के कोचिंग सेंटर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। हालांकि बाद में पता चला कि वो बिल्डिंग उन्होंने किराए पर ले रखी थी। रोड सीमा को भी अतिक्रमित करते हुए अवैध कब्जा करते हुए वो बिल्डिंग बनी हुई थी। लेकिन अब दोबारा प्रशासन ने आरोपियों के घरों को गिराने का नोटिस चिपका दिया। अब जेडीए की इस पर कार्रवाई की तैयारी है। असल में पिछले महीने राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद 6 नकल माफिया सरगना समेत 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब पेपर लीक मामले में फरार चल रहे आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। उधर पश्चिम एशिया के देश ओमान से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां राजधानी मस्कट में भारतीय मूल के एक आदमी की बैडमिंटन खेलते हुए मौत हो गई, जिसके वीडियो में उनके साथ 3 और लोग भी बैडमिंटन खेलते नजर आए। इस दौरान वो खेलते खेलते बैडमिंटन कोर्ट के किनारे तक पहुंचे और अचानक गिर पड़े। हालांकि पहले उनके साथियों को लगा कि वो पैर फिसलने की वजह से गिरे, लेकिन जब वो सहारा देने पर भी नहीं उठे तो वहां मौजूद बाकी लोग भी घबरा गए। बताया गया कि उन्हें बैडमिंटन खेलते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2013 के बाद दिल्ली में पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है, जिसका असर सड़क से लेकर हवाई यात्रा पर भी पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी, जिसमें 8 जनवरी को दर्ज तापमान ने पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बीच मॉडर्न नॉस्ट्राडामस कहे जाने वाले ब्राजील के एथोस सलोमे ने दावा किया कि इलॉन मस्क तीसरा विश्व युद्ध करवा सकते हैं। फ्रांस के नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां सच होने का दावा किया जाता है। ब्राजील के एथोस की भी कई भविष्यवाणियां सच होने का दावा किया गया और इसीलिए एथोस की तुलना नॉस्ट्राडामस से की जाने लगी और एथोस सलोमे को मॉडर्न नॉस्ट्राडामस कहा जाने लगा, जिन्होंने इस बार इलॉन मस्क से जुड़ा बड़ा दावा किया और भविष्यवाणी की कि अमेरिकी बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक मस्क तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकते हैं। जिंदा नॉस्ट्राडामस की यह भविष्यवाणी चौंकाने वाली है, क्योंकि उनका कहना है कि मस्क ईसा मसीह के दुश्मनों से लड़कर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं और नाइट्स टेम्पलर यानी धार्मिक सैनिक बन सकते हैं। साल 1099 के युद्ध के दौरान फ्रांस ने तीर्थयात्रियों की रक्षा के लिए एक सेना बनाई थी, जिसके सैनिकों को नाइट्स टेम्पलर कहा जाता था और मॉडर्न नॉस्ट्राडामस ने मस्क के उन्हीं सैनिकों से तुलना कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के फादर सिरिल ने लोगों को मस्क से सावधान रहने को कहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग उनकी तकनीक के गुलाम बन जाएंगे और ऐसा हुआ भी, क्योंकि वो पूरी दुनिया में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने में लगे हुए हैं और मॉडर्न नॉस्ट्राडामस ने फादर सिरिल की उसी चेतावनी को अपनी भविष्यवाणी का आधार बनाया। क्योंकि माना जा रहा है रूस के धर्मगुरु इस बात को समझ गए थे कि मस्क का तकनीक की दुनिया का मास्टर बनना रूस को मुसीबत में डालेगा और अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि अपनी इसी तकनीक से मस्क रूस को मात देंगे। वो रूस जिसने यूक्रेन में जंग छेड़कर अमेरिका से खुली दुश्मनी मोल ली और दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई। वैसे ब्राजील के एथोस सलोमे ये कह चुके हैं कि यूक्रेन जंग तीसरे विश्व युद्ध का पहला पड़ाव है और अब तो वो उस शख्स का नाम भी बता रहे हैं जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध होगा और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मस्क है।
एथोस ने दावा किया कि उन्होंने कोरोना से लेकर ईरान में नरसंहार तक की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। ऐसे में उनकी नई भविष्यवाणी पर लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मस्क एक ताकतवर इंसान है और अपनी तकनीक से दुनिया को उलट पुलट करने का दम रखते हैं। इसलिए उनकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रूस के धर्मगुरु पहले से उनकी ताकत से घबराए हुए हैं और अब तो जिंदा नोस्ट्राडामस उनके धार्मिक सैनिक बनने का दावा कर रहे हैं, जो अपनी तकनीक की ताकत से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। इधर सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द बैठक के लिए समय देने से इनकार कर दिया और इसकी वजह 13 जनवरी तक उनके व्यस्त रहने को बताया गया। एक दिन पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए न्योता दिया था, जिसके बाद केजरीवाल ने उनसे मिलने का वक्त मांगा था। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम की अगुवाई में कुछ खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया। होटल को गिराने की कार्रवाई के लिए बद्रीनाथ हाईवे को भी बंद कर दिया गया और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों ने इमारतों को गिराने की योजना पर काम शुरू कर दिया। अधिकारियों की कोशिश यह है कि इमारतों को गिराने में नुकसान कम से कम हो। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कैसा इम्पैक्ट रहेगा, किस तरीके का कंट्रोल्ड डेमोलिशन यहाँ पर किया जाना है। जोशीमठ के 2 होटल की पहचान खतरनाक इमारतों के तौर पर की गई थी। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच गई। अधिकारियों ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि इमारतों को गिराने की कार्रवाई 2 दिन तक चल सकती है। दोनों होटल गिराने की कार्रवाई शुरू करने से पहले सड़क को जाम कर दिया गया। रास्ता बंद करने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया, जो इमारतें गिराए जाने तक बंद ही रहेगा। समेत केंद्र की कई एजेंसियों को तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी मुसीबत से निपटा जा सके। सरकार की सबसे पहली कोशिश इस वक्त जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की है, जिन्हें इस मुसीबत के कारण अचानक घर खाली करने पड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से बातचीत में भरोसा दिया कि जोशीमठ के लोग उत्तराखंड सरकार की पहली प्राथमिकता हैं। प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से जोशीमठ लोगों के साथ खड़े हैं और हर संभव उन्होंने भी सहायता का हमको भरोसा दिया है। दूसरी तरफ इस बात पर भी बहस छिड़ गई कि अचानक जोशीमठ के दरकने की वजह क्या है। जोशीमठ का हाल देखने पहुंची उमा भारती ने उस थ्योरी को खारिज कर दिया जिसमें सीवेज लाइन को मुसीबत की वजह माना जा रहा है। जहाँ सीवर लाइन नहीं है क्रैक, तो वहाँ भी आ गए हैं। जैसे गांव में क्रैक आ गए हैं तो वहाँ तो सीवर लाइन नहीं है, तो वहाँ कैसे आ गए हैं? इसका मतलब ये पूरी पहाड़ी हिल गई है क्या? जोशीमठ के लोगों के लिए कई संस्थाओं ने मदद भेजनी भी शुरू कर दी। योग गुरु रामदेव की संस्था पतंजलि ने भी राहत सामग्री का एक ट्रक जोशीमठ भेजा। इस बीच रूसी मीडिया ने वैगनर ग्रुप के साथ रूस के गवर्नर का वीडियो जारी किया, जिसमें वो कुछ सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग दिलाते नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूक्रेन ने रूसी सेना पर जमकर हमला बोला, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब खुलेआम रूस का कोई गवर्नर इस तरह से वैगनर ग्रुप के साथ दिखाई दिया हो। यूक्रेन जंग में अब तक रूस वैगनर ग्रुप के शामिल होने से इनकार करता आया है, लेकिन अब जब रूस के मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो सामने आया तो उसकी पोल खुल गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें वो वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ बातचीत करते दिखाई दिए, जबकि उनके साथ कुछ रूसी सैनिक भी दिखे जो उन लड़ाकों से दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। रूसी सैनिकों ने वैगनर ग्रुप के साथ जंग के अलग अलग हालात से निपटने का अभ्यास किया और दावा है कि इसके बाद वो जंग के मैदान में यूक्रेन की सेना से लोहा लेने के लिए निकल पड़े। बताया गया कि वैगनर ग्रुप से ट्रेनिंग लेने के बाद पुतिन के जवानों ने डॉनबास के बखमूत में मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने वहां यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमले किए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की सेना अब उसके आम लोगों पर भी हमले कर रही है। खबर है कि वैगनर ग्रुप इसी तरह से रूसी सेना में नए भर्ती किए गए जवानों को ट्रेनिंग दे रहा है, जो बाद में जंग के मैदान में जेलेंस्की की सेना पर कहर बरपा रहे हैं। क्योंकि रूस के मीडिया की तरफ से जो वीडियो सामने आया उसमें पुतिन के जवान वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से जंग में दुश्मन को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए इसकी खास ट्रेनिंग लेते दिखे। उधर भारतीय मूल के एसी चरनिया को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का नया टेक्नोलॉजी प्रमुख बना दिया गया। नासा का फोकस इस समय अपने अगले मून मिशन पर है और इसी दौरान भारतीय मूल के एसी चरनिया को नासा का नया टेक्नोलॉजी प्रमुख बनाया गया। नासा में शामिल होने से पहले चरनिया रोबोटिक्स और एरोस्पेस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। वो स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में वायरल हुए एक वीडियो में एक पुलिस वाला एक दलित महिला को सड़क पर घसीटता नजर आया। ये घटना 3 जनवरी की बताई गई, जिसके वायरल हुए वीडियो में एक पुलिस वाला एक महिला को गाड़ी में बिठाने के लिए घसीटता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि मुरैना के एक गांव में पुलिस किसी आदमी से पूछताछ करने गई थी, लेकिन उसके घर की महिलाओं ने पुलिस वालों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद एक महिला को थाने ले जाने के लिए पुलिस ने उसे घसीटते हुए गाड़ी में चढ़ा दिया। हालांकि पुलिस ने महिला को सड़क पर घसीटे जाने के आरोपों को नकार दिया। इस बीच अमेरिका एक बार फिर रूस के खिलाफ यूक्रेन की बड़ी मदद करने जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक वो अपनी सबसे दमदार बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली के अलावा यूक्रेन को जल्द ही जूनी रॉकेट भेजेगा, जिसके जरिए आसमान से जमीन पर मौजूद दुश्मन पर हमला किया जा सकता है।
पेंटागन ने बताया कि अमेरिका आने वाले कुछ ही दिनों में 4000 जूनी रॉकेट को यूक्रेन भेजने की तैयारी में है, जिसके बाद जेलेंस्की की सेना को 127 mm के 4000 जूनी रॉकेट रूस के खिलाफ मिल जाएंगे। अमेरिका का मानना है कि इससे यूक्रेन को बड़ी मदद मिलेगी और वो युद्ध के मैदान में रूस के खिलाफ लंबे समय तक डटा रह सकेगा। जूनी रॉकेट के जरिए दुश्मन के ताकतवर बॉम्बर, गाड़ियों के काफिले, ट्रेनों और छोटे जहाजों पर हमला किया जा सकता है। और ये रॉकेट न केवल हवा से जमीन पर हमले करने में सक्षम है, बल्कि वो इससे आसमान में ही मौजूद दुश्मन के विमानों को भी ढेर किया जा सकता है। हालांकि 1980 के दशक तक अमेरिका ने इस रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जिसकी अब बड़ी खेप वो अब यूक्रेन भेजने की तैयारी में है। इस रॉकेट की सबसे खास बात इसकी कम कीमत है। एक जूनी रॉकेट की कीमत केवल $400 है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 33,000 रुपए। लेकिन दावा है कि इसमें दुश्मन को ढेर करने की दुगनी ताकत है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि अमेरिका और यूक्रेन इस रॉकेट का इस्तेमाल रूस के एयरक्राफ्ट के खिलाफ कैसे कर सकेंगे। लेकिन लंबी खिंचती जंग के बीच यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए एक से एक हथियारों की जरूरत पड़ रही है, और यही वजह है कि वो पश्चिमी देशों से लगातार उसे हथियार देने की मांग कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के ये रॉकेट उसके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन यूक्रेन को आधुनिक टैंकों की नई खेप भेज सकता है। बताया जा रहा है कि ये टैंक जल्द जेलेंस्की की सेना को मिलेंगे, ताकि यूक्रेन के सैनिक किसी भी सूरत में रूसी जवानों के आगे कमजोर न पड़े। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन को 10 चैलेंजर 2 टैंक दे सकता है। इस टैंक की गिनती घातक टैंकों में होती है। ब्रिटेन की सेना खुद इसका इस्तेमाल कर रही है। अगर ये टैंक जेलेंस्की की सेना को मिलते हैं तो ये उसके लिए किसी कवच से कम नहीं होंगे, क्योंकि चैलेंजर 2 टैंक को T-72 टैंक से भी दमदार माना जाता है। वजन में भारी भरकम ये टैंक जंग के मैदान में न सिर्फ तेजी से दुश्मन पर कहर बरपा सकते हैं, बल्कि उसके हमलों से खुद को बचाने की भी ताकत रखते हैं। खबर है कि इसीलिए जेलेंस्की की सेना इन टैंकों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस बीच राहुल गांधी के कौरवों और पांडवों पर दिए बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया और बीजेपी को उन पर हमला करने का मौका मिल गया। राहुल ने अपने बयान में आरएसएस की तुलना कौरवों से की, जिसके बाद विरोधी कहने लगे कि राहुल गांधी चुनाव से पहले असली मुद्दों से भटक गए हैं। और विरोधियों ने कहा कि वो उस पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर उन्हें खेलना नहीं आता, जिसका बीजेपी ने बैठे बिठाए फायदा उठा लिया, क्योंकि पहले उन्होंने विवादास्पद बयान देकर पुजारियों को नाराज किया और अब उन्होंने आरएसएस की तुलना कौरवों से कर दी। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। आधुनिक युग के दुशासन यही है, बल्कि दुशासन ही क्यों, दुर्योधन भी यही है। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 चरण में हुई, जिससे कांग्रेस को जबरदस्त उम्मीदें हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि राहुल यात्रा में आम लोगों की बात करेंगे, जिससे बीजेपी कमजोर होगी। लेकिन उनके पिछले 2 बयानों ने बीजेपी को उनके खिलाफ बोलने का मौका दे दिया। उधर खबर है कि पाकिस्तान की कंगाली पर तरस खाकर सऊदी अरब उसे $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ की आर्थिक मदद दे सकता है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख आसिम मुनीर सऊदी अरब गए थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने के लिए सऊदी अरब के सामने झोली फैलाई थी। और माना जा रहा है कि उनका सऊदी अरब की सरकार के आगे गिड़गिड़ाना काम आ गया, क्योंकि सऊदी अरब ने संकेत दिए हैं कि वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसे $5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 40,000 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस और मुल्क के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सऊदी अरब के निवेश को $10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ तक बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। मतलब ये कि एक बार फिर सऊदी अरब की सरकार डूबते पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आई। चीन की तरह ही सऊदी अरब भी पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जिसने कई बार संकट के समय उसकी मदद की है। और इसी वजह से पिछले साल अप्रैल में सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने पहले विदेश दौरे पर सऊदी अरब गए थे। उनका मकसद सऊदी अरब की सरकार से आर्थिक मदद लेना था। हालांकि वहां उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों की ओर से बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। उनके बाद पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आर्थिक मदद मांगने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था। और अब नवंबर में पाकिस्तान सेना की कमान संभालने वाले जनरल आसिम मुनीर भी पिछले हफ्ते सऊदी अरब के आगे हाथ फैलाने पहुंचे थे। और इनके इस दौरे के दौरान सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ चंदा मांगने जिनीवा पहुंच गए, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर पूरी दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाई। दुनिया के सामने पाकिस्तान का रोना और गिड़गिड़ाना काम भी आया। पाकिस्तान का दावा है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने $8.5 अरब यानी भारतीय रुपयों में 70,000 करोड़ की सहायता का वादा किया है। पिछले साल पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ में 1700 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनकी मदद के लिए शहबाज शरीफ ने जिनीवा में जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई थी।
इधर दिल्ली के मायापुरी इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश पुलिस वाले पर चाकुओं से हमला करता दिखाई दिया, और वो भी सड़क के बीचों बीच। बताया गया कि उस बदमाश ने एक महिला का फोन चुराया और उसी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस में एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंभू दयाल बदमाश को पकड़ने पहुंचे। वीडियो में नजर आया कि जब वो उस बदमाश को लेकर पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़े तो अचानक उसने अपनी शर्ट में छिपा हुआ चाकू निकाला और उन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पहुंचे, लेकिन बेलारूस की इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से पहले भी रूस और बेलारूस सैन्य अभ्यास की ही बात करते थे। लेकिन उसी मिलिट्री ड्रिल की आड़ में रूस ने बेलारूस की जमीन पर अपने सैकड़ों सैनिक और हथियार जमा कर लिए थे। और अब एक बार फिर से रूस के लड़ाकू विमान बेलारूस पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद पश्चिमी मीडिया इस बात की आशंका जता रहा है कि रूस कीव पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जो जेलेंस्की के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि यूक्रेन की ज्यादातर सेना इस वक्त दूसरे इलाकों में उलझी हुई है। और ऐसे में अगर रूस ने कीव पर धावा बोला तो उससे निपटने में जेलेंस्की के पसीने छूट जाएंगे। उधर 5 देशों की यात्रा पर निकले जापान के प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंच गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन की बढ़ती चालबाजियों का मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि जापान के पीएम की ये यात्रा चीन से निपटने की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन ने जापान की नाक में दम कर दिया, जिसमें उत्तर कोरिया ने भी चीन का खूब साथ दिया, और यही बात जापान के सिर का दर्द बन गई। जापान ने चीन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा की 5 देशों की यात्रा को इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। फ्रांस पहुंचे फुमियो किशिदा ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से इस बारे में बात भी की, जिसके बाद जापान और फ्रांस ने चीन को सबक सिखाने के लिए साझा युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया, जिसके लिए दोनों देशों की सेनाएं प्रशांत महासागर में उतरेंगी और चीन को अपनी ताकत दिखाएंगी। मैक्रोन और फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई, क्योंकि 2022 में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट की, जिसने जापान की चिंता बढ़ा दी, और उसने चीन और उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव किया। माना जा रहा है कि अमेरिका पहुंचने पर जापान के पीएम बाइडेन से भी इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है। ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं, और इसीलिए वहां सेना तैनात करने से पहले जापान अमेरिका से बात करना चाहता है। यानी जापान परेशान है, उसे मालूम है कि चीन उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ कर सकता है, और इसीलिए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जापान के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने इसके बारे में खुलकर बात भी की थी, और इशारों में कहा था कि जापान की मिसाइलों का मुंह चीन की ओर मुड़ने वाला है, जिसके बाद तो ये साफ हो गया कि जापान अब चुप नहीं रहेगा और अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। क्योंकि जिस इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने जापान की सुरक्षा नीति पर बात की, उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि 2026 में जापान की सीमा पर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती शुरू हो जाएगी, जिनकी रेंज में चीन के कई इलाके आएंगे। क्योंकि अब तक जापान केवल बातचीत करके चीन को चुप करवाना चाहता था, लेकिन चीन ने इस रणनीति को जापान की कमजोरी समझ लिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जापान ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी, और फुमियो किशिदा फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े। ये देश उन 7 देशों में हैं जिनके साथ जापान ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाया है। सबसे जरूरी बात यह कि ये सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना चाहते हैं, और इसी वजह से वो जापान की हर मुमकिन मदद करेंगे। बाल्टिक सागर में भी नेटो और रूस की सेनाओं के बीच जंग के हालात बन गए। फ्रांस के राफाल फाइटर जेट का दस्ता रूस के विमानों को खदेड़ने में लग गया। पहले ही कहा जा रहा था कि बाल्टिक देश रूस का अगला टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अब खबर है कि पिछले 1 महीने में 7 बार रूस ने बाल्टिक देशों की हवाई सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। ज्यादा सतर्क हो गई। खबर है कि 1 महीने से रूस की वायुसेना का मुकाबला करने के लिए नेटो देशों की फौजें अलर्ट पर हैं। खासतौर पर पोलैंड की सीमा पर रफाल फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। बाल्टिक में घुसपैठ से निपटने का काम फ्रांस और पोलैंड की वायुसेनाओं को ही सौंपा गया था। खबर है कि रूस की फौज कलिनिनग्राद की जमीन का इस्तेमाल बेहद चतुराई से कर रही है। अब तक कई बार रूस के फाइटर जेट कलिनिनग्राद से उड़ान भरते हुए बाल्टिक देशों की सीमा में पहुंचे। हालांकि वक्त रहते नेटो के रफाल उन्हें खदेड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन दावा यह है कि रूस की फौज की शरारतें रुकने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए नेटो और रूस की सेनाओं के टकराने की अटकलें तेज होने लगी। सबसे हैरानी की बात यह कि रूस की फौज की तरफ से उसके खतरनाक फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर को मोर्चे पर भेजे जाने की खबर आई, जिससे आशंका जताई जाने लगी कि रूस कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। खबर है कि रूस की तरफ से सुखोई फाइटर जेट के कई दस्तों के अलावा कुछ खोजी विमान और कुछ अटैक हेलीकॉप्टर भी बाल्टिक देशों की तरफ भेजे जा चुके हैं। इसीलिए बाल्टिक सागर में रूस के साथ नेटो के टकराने की आशंका भी बढ़ गई। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया नेटो के सदस्य हैं। इसीलिए इनकी सुरक्षा में नेटो ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इन पर अगर खतरा आया तो संघर्ष बाल्टिक देशों के साथ नहीं होगा, बल्कि सीधा विश्व युद्ध होगा।
नेटो पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उसके किसी भी सदस्य की सुरक्षा पर खतरा पैदा हुआ तो नेटो की तरफ से जवाब दिया जाएगा। उधर अपने पड़ोसी अजरबैजान को आंखें दिखाने वाले ईरान ने धमकी के बाद अब दोस्ती का कार्ड खेला है। अजरबैजान में ईरान के राजदूत ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान ने दोस्त होने के नाते अजरबैजान को इजराइल के खिलाफ आगाह किया है। मतलब अजरबैजान से भिड़ने की बात करने वाले, उसे धमकाने वाले ईरान ने एकदम यू टर्न ही ले लिया। ईरान और अजरबैजान पड़ोसी हैं और ईरान के दुश्मन इजराइल से अजरबैजान के अच्छे रिश्ते हैं, इतने अच्छे कि इजराइल अजरबैजान के बड़े हथियार सप्लायरों में एक है। वहीं इजराइल में ज्यादातर तेल अजरबैजान से आता है। ईरान तो ये आरोप तक लगाता है कि अजरबैजान में इजराइल की सेना भी तैनात है। इसी वजह से ईरान के राजदूत ने कहा कि अगर अजरबैजान के इजराइल के साथ आर्थिक रिश्ते जारी रहे और अजरबैजान पर इजराइल का प्रभाव बना रहा तो उसे बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया के इस इलाके में ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन तो हैं ही, वो बहुत बड़ी ताकतें भी हैं। और इजराइल की ताकत का दम तो पूरी दुनिया भरती है। उसके पास कई जंग जीतने का तजुर्बा भी है और आयरन डोम से लेकर हाईटेक ड्रोन और लेजर जैसे नए जमाने के हथियारों का जखीरा भी है। इजराइल परमाणु हथियारों का भी मालिक है। यही वजह है कि इजराइल ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अगर वो ईरान के पड़ोस में पैर पसारेगा तो ईरान को परेशानी होगी ही। इसलिए ईरान ने इजराइल को भी धमकी दी कि अगर वो ईरान के पड़ोस में धमकेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। ईरान ने अजरबैजान से भी यही कहा कि जिस यहूदी देश ने फिलिस्तीन में मुसलमानों का हक मारा हो वो कभी भी मुस्लिम देशों का दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये बात कहते हुए ईरान ये भूल गया कि धर्म के लिहाज से तो उसे अजरबैजान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान की तरह अजरबैजान भी शिया मुस्लिम देश है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया से दोस्ती है, जबकि आर्मेनिया एक ईसाई देश है। मगर फिर भी नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा है और अजरबैजान को धमकाता रहता है। लेकिन जब धमकियों से बात नहीं बनी तो अब ईरान अजरबैजान को अपना दोस्त बता रहा है। इधर बेंगलुरु से दिल्ली जा रही गो एयर की एक फ्लाइट 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर उड़ गई। ये यात्रा रनवे पर एक बस में ही बैठी रह गई। यात्री बस में बैठे रह गए और फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ गई। हालांकि बाद में सभी यात्रियों को गो एयर की दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। सिविल एविएशन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए ने इस मामले में गो एयर की गलती मानी और इजराइल ने एक बार फिर ईरान को बड़ा खतरा बता दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के खतरे को पहले से भी ज्यादा बताया और अमेरिका से नए प्लान पर काम करने की अपील की। इजराइल हमेशा से ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है, लेकिन अब इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। यही वजह है कि इजराइल के लिए ईरान का खतरा भी बढ़ गया है। नेतन्याहू ने बयान दिया कि अमेरिका और इजराइल को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। नेतन्याहू का यह बयान तब आया जब उनके एक सीनियर मंत्री रॉन डर्मर अमेरिका पहुंचे। माना जा रहा है कि उनके अमेरिका पहुंचने का कनेक्शन भी ईरान के खतरे से हो सकता है। इधर दिल्ली के मायापुरी इलाके से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश पुलिस वाले पर चाकुओं से हमला करता दिखाई दिया और वो भी सड़क के बीचों बीच। बताया गया कि उस बदमाश ने एक महिला का फोन चुराया और उसी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस में एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंभू दयाल बदमाश को पकड़ने पहुंचे। वीडियो में नजर आया कि जब वो उस बदमाश को लेकर पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़े तो अचानक उसने अपनी शर्ट में छिपा हुआ चाकू निकाला और उन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे वो लहूलुहान हो गए। जानकारी के मुताबिक एएसआई शंभू दयाल के पीठ, पेट और सीने में बदमाश ने कई वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। बताया गया कि यह घटना 4 जनवरी की थी, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती उस पुलिस वाले ने 9 जनवरी को दम तोड़ दिया। हालांकि चाकूबाजी करने वाले बदमाश को पुलिस ने कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर अब हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस बीच ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा दावा किया जो रूस की फौज की नींद उड़ा सकता है। ब्रिटेन ने रूस के उन लड़ाकू विमानों के ठिकाने पता होने का दावा किया जिनके जरिए वो यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है, और इस दावे के पीछे उन्होंने सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों को आधार बताया। ब्रिटेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस विभाग का दावा है कि उसे रूस के लड़ाकू विमानों का ठिकाना मिल गया। जहां लड़ाकू विमानों का ठिकाना बताया गया, वहां 5 सुखोई 57 देखे जाने का दावा किया गया। सुखोई 57 रूस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट हैं। 5वीं पीढ़ी के ये फाइटर जेट यूक्रेन की जंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि इस जंग में उसने एक भी सुखोई 57 नहीं खोया। मतलब ये कि यूक्रेन की फौज उसके एक भी सुखोई 57 फाइटर जेट को छूने में कामयाब नहीं हो पाई। ब्रिटेन की खुफिया जानकारी अगर सही है तो वो यूक्रेन के लिए अहम साबित हो सकती है। इधर उत्तराखंड के अंकिता केस में आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने पर आने वाला फैसला एक दिन के लिए टाल दिया गया। इस मामले में तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए एसआईटी ने निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी, लेकिन आरोपियों के वकील और सरकारी वकील की बहस पूरी होने के बाद
देहरादून की कोर्ट ने अपना फैसला एक दिन के लिए टाल दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों में 2 ने नार्को टेस्ट के लिए हामी भरी थी, जबकि तीसरे आरोपी ने इससे इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में तीनों ही आरोपियों ने नार्को टेस्ट कराने से मना कर दिया था। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में चीन को पैर पसारने से रोकने के लिए अमेरिका मैदान में उतर आया। खबर है कि चीन अर्जेंटीना में अपनी नेवी का बेस बनाने की फिराक में है और अपने इलाके में अमेरिका चीन को फटकने भी दे, ये कैसे हो सकता है। इसलिए बताया गया कि अमेरिका अर्जेंटीना को F-16 जेट दिलाने के लिए ब्रिटेन को मनाने में लगा है। ब्रिटेन अपने हथियार या फिर अगर उसके यहाँ बना कोई उपकरण भी किसी हथियार में इस्तेमाल हुआ हो तो वो उसे अर्जेंटीना को नहीं बेचने देता। पर अमेरिका चाहता है कि ब्रिटेन उसकी अर्जेंटीना के साथ F-16 डील पर मान जाए, क्योंकि खबर यह है कि चीन अर्जेंटीना के उशुआइया शहर में अपनी नौसेना का अड्डा बनाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। अर्जेंटीना के दक्षिण में ही अंटार्कटिका है। कहा जा रहा है कि इस अड्डे के जरिए चीन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले रास्ते का भी कंट्रोल पाना चाहता है। चीन और अर्जेंटीना के बीच व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं और ब्रिटेन के प्रतिबंधों का फायदा उठाकर चीन अर्जेंटीना में अब अपनी सेना की पैठ भी बनाने में लगा है। इसलिए अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। इधर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के विधानसभा से वॉकआउट करने पर विवाद बढ़ गया। एक दिन पहले तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने राज्यपाल पर भाषण के कुछ अहम हिस्से न पढ़ने का आरोप लगाया था और स्टालिन के मुताबिक ऐसा करके राज्यपाल ने विधानसभा के शिष्टाचार का पालन नहीं किया। स्टालिन के मुताबिक राज्यपाल RN रवि ने भाषण के कुछ हिस्से नहीं पढ़े। माना जा रहा है कि जिन हिस्सों को राज्यपाल ने नहीं पढ़ा उनमें राज्य सरकार के काम की तारीफ की गई। उधर रूस ने नॉर्वेजियन सी में मिसाइलों से लैस जंगी जहाज से अभ्यास शुरू कर दिया। पुतिन ने पिछले ही हफ्ते अपने जंगी जहाज को नॉर्वेजियन सी की ओर रवाना किया था, जिसने समंदर के इस हिस्से में एंट्री लेते ही मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। ये जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी। पुतिन ने अपने जिस जंगी जहाज को नॉर्वेजियन सी भेजा है वो क्रूज मिसाइलों से लैस है, जिसने हवा में टारगेट को मार गिराने और समंदर में अपने निशाने को बर्बाद करने की प्रैक्टिस की। रूस की ये ड्रिल पश्चिमी देशों को सीधी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि उसका जहाज नॉर्वेजियन सी में है, यानी समंदर के उस हिस्से में जो अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के हिस्सों से मिलकर बना है और रूस को पश्चिमी देशों तक जाने का रास्ता देता है। यानी रूस ने पश्चिमी देशों को बता दिया कि वो यूक्रेन में पीछे नहीं हटने वाला और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उस पर भी हमला कर सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस बुजुर्ग महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाले साइको किलर की तलाश में जुट गई, जिस पर अब तक 3 बुजुर्ग महिलाओं का रेप कर उन्हें जान से मारने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक उसने तीनों महिलाओं को जंगल में ही मौत के घाट उतारा था। यही वजह है कि उसकी तलाश में जंगल में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। उधर इराक की सेना ने अमेरिकी बेस के ऊपर मंडरा रहे एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, लेकिन इस मामले में इराक अमेरिकी सेना के बीच मतभेद नजर आया, क्योंकि इराक ने जिस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया अमेरिकी सेना ने उसे अपना ड्रोन बता दिया, जिसके बाद इराक की सेना की सारी मेहनत पर पानी फिरता दिखा, क्योंकि ड्रोन को मारने का दावा करने वाली इराक की सेना अपनी पीठ थपथपा रही थी। लेकिन तभी अमेरिका की सेना ने बयान दिया कि बगदाद के पास बने सैन्य बेस पर मंडरा रहा ड्रोन अमेरिका का था, जो उसने रूटीन एक्सरसाइज के तहत उड़ाया था। लेकिन इराक की आर्मी इस बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि उसने ड्रोन की जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने में जुट गई कि ड्रोन में विस्फोटक थे या नहीं। इधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक प्राइमरी स्कूल के मिड डे मील से मरा हुआ सांप निकला, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया, क्योंकि सरकारी स्कूल में जिन 30 बच्चों ने खाना खाया वो सब बीमार पड़ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में दाल की बाल्टी में सांप के होने का वीडियो सामने आया, जिस पर हंगामा मच गया। हालांकि अस्पताल में भर्ती सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2024 में मंदिर के बनने से पहले आतंकियों ने हमले का प्लान तैयार किया है और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक राम मंदिर पर हमला करके आतंकी अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं, ताकि देश का माहौल खराब किया जा सके। खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी बताती है कि पाकिस्तान के इशारे पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद राम मंदिर पर हमला करने की प्लानिंग में जुटे हैं। हमले को अंजाम देने के लिए नेपाल के रास्ते आत्मघाती हमलावर और हथियार लाने की कोशिश की जा रही है। इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश होते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। अयोध्या समेत कई दूसरे शहरों की निगरानी बढ़ा दी गई, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ अयोध्या को बल्कि दूसरे शहरों को भी दहलाने की साजिश रची है। उधर मुंबई के पास ठाणे में गहनों की एक दुकान में चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें एक चोर एक दुकान में सुरंग बनाकर चोरी करते नजर आया, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सुरंग के सहारे चोर दुकान में घुसता नजर आया। इसके बाद वो टॉर्च की रोशनी में दुकान का कोना कोना छानता दिखा। हालांकि उसके हाथ कुछ नहीं लगा और दुकान के मालिक ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर उसकी पिटाई की गई और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया।
इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि यूक्रेन को युद्ध हथियारों का जखीरा देने में लगा अमेरिका उसे एंटी ड्रोन सिस्टम ही सप्लाई नहीं कर पा रहा। रूस ने ईरान से मिले शाहिद ड्रोन दाग कर यूक्रेन का सिरदर्द किया हुआ है। ऐसे में एंटी ड्रोन सिस्टम ही यूक्रेन को बचा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका से वैम्पायर एंटी ड्रोन सिस्टम जैसी संजीवनी बूटी मिल ही नहीं पा रही। रूस ने ड्रोन को ही अपना हथियार बनाकर यूक्रेन की बत्ती गुल की हुई है। ऐसे में उसके लिए जल्द से जल्द उन ड्रोन की काट निकालना जरूरी है। यूक्रेन को अपने बड़े शहरों, मिलिट्री बेस और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास सैकड़ों एंटी ड्रोन सिस्टमों की जरूरत है। अमेरिका ने पिछले साल अगस्त में यूक्रेन को ड्रोन सिस्टम की डिलीवरी का वादा किया था, लेकिन खबर है कि अगले 6 महीने तक यूक्रेन को ये सिस्टम नहीं मिलने वाले। बताया गया कि ये साल आधा बीत जाने के बाद यूक्रेन को 4 एंटी ड्रोन सिस्टम मिलेंगे, फिर 10 और यूनिट साल के आखिर तक यूक्रेन को नसीब होंगी। तब तक यूक्रेन का क्या होगा वो किसी को नहीं पता। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कंझावला मामले में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और पीड़ित परिवार को पूरी मदद का भरोसा भी दिया। अंजलि के परिवार को मुआवजा देने का प्रस्ताव केजरीवाल सरकार ने एलजी के पास भेजा था, जिस पर उन्होंने मोहर लगा दी। दिल्ली के कंझावला इलाके में 1 जनवरी की रात कार से घसीटे जाने की वजह से अंजलि की मौत हुई थी। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन पर कहर बरपाते दिखाई दिए। रूस का दावा है कि इस हमले में जेलेंस्की की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उसकी फौज ने यूक्रेन के सैनिकों पर चुन चुन कर रॉकेट दागे। सामने आए वीडियो में एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर दुश्मन पर रॉकेट की बारिश करता दिखाई दिया। रूसी सेना का दावा है कि उसने कुछ ही देर में ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। दावा तो यहां तक किया गया कि यूक्रेन का एक हथियार गोदाम भी तबाह हो गया। हालांकि रूसी सेना ने यह हमले किस इलाके में किए इसकी जानकारी उसने नहीं दी, लेकिन उसकी तरफ से यह दावा जरूर किया गया कि एक दिन में ही उसने यूक्रेन के 5 लड़ाकू विमानों को भी ढेर कर दिया। बताया गया कि ये फाइटर जेट रूसी सेना पर हमले कर रहे थे, जिनमें पुतिन की फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। रूसी सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के सुखोई Su-27 और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों को अपने हमलों में ढेर कर दिया। बताया गया कि ये फाइटर जेट खार्किव, डॉनबास और डोनेस्क में रूस की सेना पर कहर बरपा रहे थे। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया, बल्कि उसके कई ड्रोन को भी ढेर करने की बात कही। इधर नॉर्थ गोवा की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के तांडव मचाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें फैक्ट्री का ज्यादातर हिस्सा लपटों के बीच घिरा नजर आया। चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया। फैक्ट्री में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, उसने वहां पहुंचकर उसे बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मी आग की तेज लपटों पर पानी की बौछार करते दिखाई दी, जिसके बाद आग के तांडव को कुछ हद तक शांत किया जा सका। लेकिन जानकारी के मुताबिक तब तक फैक्ट्री में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर राजस्थान के कोटा में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग भरे बाजार में एक दुकानदार पर हमला करते नजर आए, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। आरोप है कि वसूली के लिए आए कुछ बदमाशों को उस दुकानदार ने पैसे नहीं दिए, जिस पर वो भड़क गए और उन्होंने दुकानदार की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद एक ग्राहक भी जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि हमले में दुकानदार का पैर टूट गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच खबर है कि आर्मेनिया में उसके दोस्त रूस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आर्मेनिया रूस का पुराना साथी है, लेकिन अब आर्मेनिया में रूस से रिश्ते तोड़ने की मांग उठने लगी है। इसी मांग पर आर्मेनिया में हुए विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। लेकिन आर्मेनिया के लोगों के मन में रूस के खिलाफ लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। 1 महीने से नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाली इकलौती सड़क बंद पड़ी है। अजरबैजान के लोगों ने वहां ब्लॉकेड लगाया हुआ है। इस वजह से वहां रहने वाले आर्मेनिया के लोगों के आगे खाने का संकट खड़ा हो गया है। बंद पड़ी सड़क आर्मेनिया और अजरबैजान की 2020 की लड़ाई के बाद से रूस की शांति सेना के कंट्रोल में है। आर्मेनिया के लोगों का आरोप है रूस की शांति सेना सड़क को खुलवाने में नाकाम रही है, इसलिए वो रूस के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल सवार बस के नीचे आने से बाल बाल बच गया, क्योंकि अगर वो जरा भी वहां होता तो उसकी जान चली जाती। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें वो मोटरसाइकिल सवार बस के अगले पहिए के करीब गिरा दिखाई दिया। आरोप है कि बस से टक्कर लगने की वजह से ही उसकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ा और वो पहिए के करीब ही गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बस की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, इसलिए मोटरसाइकिल सवार अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। उधर बिहार के खगड़िया में खेत से अचानक तेल निकलने पर उसे लूटने की होड़ मच गई। गांव के लोग तेल लूटने के लिए बाल्टी और डिब्बे लेकर खेतों में जाते दिखाई दिए।
जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग पैदल तो कुछ साइकिल के साथ तेल लूटने पहुंचे। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंच गई और लोगों को वहां से खदेड़ दिया। बताया गया कि पाइपलाइन में रिसाव की वजह से खेत में तेल निकल रहा था। इस बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए 3 अभ्यर्थियों के पास से ड्रग्स मिलने का दावा किया गया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके ठिकानों पर छापे भी मारे। इल्जाम है कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने आए दूसरे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार आरोपी ड्रग्स का लालच दे रहे थे। मारकर 3 युवकों को ताबे में लिया था। महाराष्ट्र पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां सेक्टर में एक तेंदुए की वजह से दहशत फैल गई। तेंदुआ सुबह सुबह पेड़ पर चढ़ गया, जिसकी वजह से उसे उतारने में दिक्कत आई, क्योंकि जिस पेड़ पर तेंदुआ चढ़ा वो काफी ऊंचा है और वन विभाग की टीम को उस तक पहुंचने में परेशानी हो रही। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पेड़ के चारों तरफ जाल बिछाया हुआ, लेकिन तेंदुआ पेड़ से नीचे नहीं उतरा। इस बीच तेंदुए को देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंच गए, लेकिन वन विभाग अलर्ट रहा क्योंकि तेंदुआ पेड़ पर फंसा था। इस बीच ब्रिटेन में चूहों ने आतंक फैला दिया, वो भी कोई छोटे मोटे चूहे नहीं। ब्रिटेन के द सन अखबार ने खबर छापी कि वहां 2-2 फीट के विशाल चूहे लोगों के घरों में घुस रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि ये चूहे अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर जहर ने भी काम करना बंद कर दिया है। ब्रिटेन में चूहों को मारने के लिए जो जहर इस्तेमाल होता है, वो भी चूहों को मार ही नहीं पा रहा। एक रिसर्च में पाया गया कि ब्रिटेन में बीते 20 साल में लगभग सभी चूहों ने ऐसी क्षमता हासिल कर ली है कि अब उन पर जहर बेअसर हो चुका है और ब्रिटेन में करीब 1 करोड़ 30 लाख चूहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन में चूहे इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इधर श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेला गया पहला वनडे मैच टीम इंडिया ने 67 रन से जीत लिया। टीम इंडिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 306 रन ही बना पाई। भारत के लिए सबसे कामयाब गेंदबाज उमरान मलिक रहे, जिन्होंने 57 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। भारत की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने 113 रन की पारी खेली और टीम का स्कोर 350 रन के पार पहुंचा दिया। कोहली के अलावा रोहित शर्मा ने 83 और शुभमन गिल ने 70 रन बनाए। लेकिन भारत की जीत से ज्यादा चर्चा कप्तान रोहित शर्मा की खेल भावना की होने लगी। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका के खिलाफ एक अपील वापस ले ली, क्योंकि दसुन शनाका उस वक्त 98 रन पर नॉट आउट थे और मैच का आखिरी ओवर चल रहा था। शतक पूरा करने के लिए दसुन शनाका को स्ट्राइक पर आना जरूरी था। उसी वक्त मोहम्मद शमी ने उन्हें मनकडिंग करने की कोशिश की और उनके खिलाफ अपील भी कर दी, लेकिन रोहित शर्मा ने शमी को समझाया और उस अपील को वापस ले लिया। इसके बाद दसुन शनाका स्ट्राइक पर भी पहुंचे और शतक बनाने में भी कामयाब हो गए। हालांकि शतक लगाने के बावजूद वो टीम को जिता नहीं पाए। दसुन शनाका श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 88 गेंदों पर 108 रन बनाए। दसुन शनाका के अलावा श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया। इस बीच 5 देशों की यात्रा पर निकले जापान के प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंच गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने चीन की बढ़ती चालबाजियों का मुद्दा उठाया। माना जा रहा है कि जापान के पीएम की यह यात्रा चीन से निपटने की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन ने जापान की नाक में दम कर दिया, जिसमें उत्तर कोरिया ने भी चीन का खूब साथ दिया और यही बात जापान के सिर का दर्द बन गई। जापान ने चीन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा की 5 देशों की यात्रा को इसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। फ्रांस पहुंचे फुमियो किशिदा ने वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से इस बारे में बात भी की, जिसके बाद जापान और फ्रांस ने चीन को सबक सिखाने के लिए साझा युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया, जिसके लिए दोनों देशों की सेनाएं प्रशांत महासागर में उतरेंगी और चीन को अपनी ताकत दिखाएंगी। मैक्रोन और फुमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई, क्योंकि 2022 में उत्तर कोरिया ने कई मिसाइल टेस्ट किए, जिसने जापान की चिंता बढ़ा दी और उसने चीन और उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव किया। माना जा रहा है कि अमेरिका पहुंचने पर जापान के पीएम बाइडेन से भी इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है। ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं और इसीलिए वहां सेना तैनात करने से पहले जापान अमेरिका से बात करना चाहता है। यानी जापान परेशान है, उसे मालूम है कि चीन उसकी समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ कर सकता है और इसीलिए उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया। जापान के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने इसके बारे में खुलकर बात भी की थी और इशारों में कहा था कि जापान की मिसाइलों का मुंह चीन की ओर मुड़ने वाला है, जिसके बाद ये साफ हो गया कि जापान अब चुप नहीं रहेगा, अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। क्योंकि जिस इंटरव्यू में फुमियो किशिदा ने जापान की सुरक्षा नीति पर बात की, उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि 2026 में जापान की सीमा पर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती शुरू हो जाएगी, जिनकी रेंज में चीन के कई इलाके आएंगे।
क्योंकि अब तक जापान केवल बातचीत करके चीन को चुप करवाना चाहता था, लेकिन चीन ने इस रणनीति को जापान की कमजोरी समझ लिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद जापान ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी और फूमियो किशिदा फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के दौरे पर निकल पड़े। ये देश उन 7 देशों में हैं जिनके साथ जापान ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाया है। सबसे जरूरी बात यह कि ये सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना चाहते हैं और इसी वजह से वो जापान की हर मुमकिन मदद करेंगे। अजब रंग आंखों में आने लगे, अजब रंग आंखों में आने लगे, हमें रास्ते फिर बुलाने लगे। 100 बात की एक बात कही शुक्ता ने। एक अफवाह गर्दिश में है इन दिनों कि दरिया किनारों को खाने लगे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।